नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। पीएम मोदी ने कर दी मदर ऑफ ऑल डील साइन। ट्रंप के टैरिफ और राहुल की डेड इकोनॉमी का कैसे तेल निकल गया, आज आपको दिखाऊंगा। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा, भारत ईयू की मेगा डील में ऐसा क्या कि ट्रंप के लोग पैर पटकने लगे। कपड़ा, लेदर, सस्ती विदेशी गाड़ियां, मोदी की मेगा डील से भारत में क्या क्या बदल जाने वाला है, सबसे पहले इसका कंप्लीट चैप्टर खोलूंगा। इसके अलावा इच्छा मृत्यु से लेकर सड़क पर भयंकर बवाल तक, यूजीसी के नए नियम पर महासंग्राम, पीएम मोदी क्या नियम बदलने वाले हैं, आज इसके बारे में बताऊंगा। कुमार विश्वास से लेकर साधु संत, छात्र, पब्लिक, सवर्णों को टारगेट करने वाले यूजीसी नियम के खिलाफ कौन कौन आकर खड़ा हो गया है। यूजीसी के नए कानून को लेकर ऐसा गुस्सा बीजेपी के नेताओं के साथ अब वो हो रहा जो किसी ने सोचा भी नहीं था, आज आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा भिखारी पाकिस्तान को बड़ा झटका। पीएम मोदी की 3 घंटे वाली सीक्रेट मीटिंग ने मुनीर शहबाज की कमर तोड़कर रख दी। क्या पैसे के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कौन सा धोखा दे दिया कि हर जगह उसकी थूथू हो रही है, यह भी दिखाऊंगा। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी कि देखने में सारे बाघ तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं, तो बाघों की गिनती कैसे होती है, पहचान कैसे होती है, जंगल में कैसे पता चलता है कि ये वही वाला बाघ है जो कल दिखा था या नया है, ये कैसे पता चलता है, सोचा है कभी? इसके बारे में बताऊंगा आज। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। संसद के बजट सत्र से पहले चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 39 पार्टियों के 51 सांसद मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से सदन में हंगामा न करने की अपील की। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने खुद पर हमले की आशंका जताई है। उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप पर हमले का आदेश देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद शकील अहमद के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। शकील अहमद ने राहुल गांधी को डरपोक कहा था। वहीं राशिद अलवी ने भी कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं की अनदेखी की बात कही। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और यूपी प्रशासन के बीच प्रयागराज में छिड़ा विवाद थमा नहीं है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का धरना आज 10वें दिन भी जारी रहा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कंप्यूटर बाबा भी आ गए। उन्होंने साधु संतों के साथ धूनी तपस्या की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि देश में सिर्फ दीदी ही है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जांच एजेंसीज के गलत इस्तेमाल और चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाया। कोलकाता में एक वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। इस अग्निकांड में 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 लोग लापता हैं। बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स में एक डेकोरेटर्स यूनिट और एक मोमो चेन को सप्लाई करने वाली फैक्ट्री। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की तैयारी तेज हो गई है। नेशनल असेंबली ने इससे जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि यह कदम बच्चों की मानसिक सेहत बचाने के लिए जरूरी है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी 16 साल से कम के बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। पीएम मोदी ने कर दी मदर ऑफ ऑल डील साइन। ट्रंप के टैरिफ, राहुल की डेड इकोनॉमी का तेल निकल गया। क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा, भारत ईयू की मेगा डील में ऐसा क्या है कि ट्रंप के लोग पैर पटकने लगे। कपड़ा, लेदर, सस्ती विदेशी गाड़ियां, मोदी की मेगा डील से भारत में क्या क्या बदल जाने वाला है, सबसे पहले यह कंप्लीट चैप्टर खोलने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने आज वो किया है जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। जो दुनिया ट्रंप की सनक के सामने घुटने टेक रही थी, जो दुनिया ट्रंप के डर के सामने उन्हें डैडी ट्रंप कहने लगी थी, आज वो दुनिया देख रही है कि डैडी ट्रंप बुलवाकर धमक दिखाने वाले आज पैर पटक रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसी मदर ऑफ ऑल डील साइन कर दी जिससे ट्रंप के टैरिफ का भी तेल निकल गया और उन लोगों की राजनीति भी निचोड़कर कोने में फेंक दी जो लोग भारत की इकोनॉमी को डेड बताने में अब तक जुटे हुए। नरेंद्र मोदी ने आज यूरोप के देशों के साथ जो ट्रेड डील साइन की, उसकी दुनिया भर में चर्चा है बॉस। पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है क्योंकि इस डील के साथ ही नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया। जो देश कल तक ट्रंप के आगे पीछे घूम रहे थे, वो सारे देश आज की डेट में भारत से सटने के लिए अलबलाए हुए हैं। वो सब नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत के साथ खड़े हैं।
भारत को ही अपनी नैया पार लगाने वाला मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज जो यूरोप के देशों के साथ मेगा डील की, उससे क्या क्या बदल जाने वाला है, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि इस मेगा डील के बाद कपड़ा, लेदर से लेकर विदेशी गाड़ियां और क्या क्या सस्ता हो जाने वाला है। कैसे भारत की रॉकेट बनी इकोनॉमी अब ट्रंप के किसी टैरिफ से थामे नहीं थमने वाली, क्योंकि 27 देशों से एक साथ भारत की जो ट्रेड डील हुई है, 27 देश बॉस, एक दो नहीं, 27 देश, वो सबसे बड़ी डील कही जा रही है जो अब तक नहीं हुई। इससे पहले चीन ने आसियान देशों के साथ सबसे बड़ी ट्रेड डील की थी, लेकिन आसियान देशों में 10 देश शामिल थे, जबकि भारत ने एक साथ 27 देशों के साथ आज डील साइन की। 27 देशों ने एक साथ भारत के साथ ट्रेड डील की, और यह भारत की आर्थिक ताकत को दिखाता है। कैसे पीएम मोदी ने इस ट्रेड डील से ट्रंप जैसों को तगड़ा जवाब दिया, भारत और ईयू की इस डील से क्या क्या बदलने वाला है, जो राहुल गांधी भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताते थे, उनको कैसे झटका लगा है। जब मोदी ये डील साइन कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। भारत ने कैसे यूरोप के देशों की भी मदद कर दी है, आज ये भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले इस मदर ऑफ ऑल डील, मेगा डील का एक ट्रेलर देखिए। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of two giants. I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। Thank you, sir. भारत ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी डील आज साइन की। आज नरेंद्र मोदी ने ईयू के साथ जो डील की, इसे मदर ऑफ ऑल डील ऐसे नहीं कहा जा रहा। आप देखिए कि वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कितना बड़ा मैसेज चला गया। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए बॉस। आज जब दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय यूनियन के नेता पीएम मोदी से मिल रहे थे, तो तीनों नेताओं ने जिस तरह से एक साथ ऊपर उठाया, हाथ को ऊपर उठाया, वो तस्वीरें देखकर ट्रंप और उनके लोग पैर पटक रहे हैं। क्योंकि भारत को टैरिफ से धमकाया, भारत डरा नहीं। यूरोप को टैरिफ से धमकाया, वो भारत के साथ आकर सट गया। क्योंकि आज की डेट में भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। ट्रंप जिसको धमकाते हैं, वो भारत की तरफ मुंह करके देखता है। भारत कहता है, आओ ना भाई, हम तो सबके साथ खड़े हैं। क्योंकि जिस भारत को ट्रंप का टैरिफ झुका नहीं पाया, उस भारत के साथ दुनिया में कौन है जो खड़ा नहीं होना चाहता है। यूरोप ने यही काम किया। एक देश नहीं, 27 देशों के यूनियन ने, यानी एक साथ 27 देशों ने भारत के साथ मेगा डील की। ट्रंप जिस यूरोप की डेली बेइज्जती कर रहे थे, उस यूरोप ने आज ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दे दिया और दुनिया को यह मैसेज दे दिया कि दुनिया में सबसे भरोसेमंद पार्टनर कोई हो सकता है तो वो भारत है। फिल्मों में नहीं होता है, आप देखते हैं कि कोई विलन है जो सबको बुली कर रहा है, और वो एक एक करके दोस्त जो हैं वो विलन के, वो हीरो के साथ आके सटने लगते हैं। आज की डेट में वो भारत जो है ना, वो नया, आज की डेट में वो हीरो जो है वो नया भारत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि यह नए युग की शुरुआत है, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक बार पीएम मोदी ने इसके बारे में क्या बताया, सुनिए। फिर इस डील में ऐसा क्या है जो भारत के लिए भी बहुत बड़ी बात है और 27 देशों को भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है, उसके बारे में एक एक चीज बताऊं। पहले पीएम मोदी को सुन लीजिए। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। राष्ट्रों के संबंधों में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब इतिहास स्वयं कहता है, यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। भारत की और यूरोपियन यूनियन की यह ऐतिहासिक समिट वही क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कह रहे हैं कि यहां से दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। क्योंकि आप देखिए, अमेरिका के जितने दोस्त हैं ना, उनमें ये 27 देश भी शामिल हैं और वो सारे 27 देश आज की डेट में भारत के साथ खड़े हैं। और ये ऐतिहासिक डील तो है ही। 17 साल से ये डील अटकी हुई थी बॉस, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भारत की शर्तों पे ये डील कर ली। आज भारत यूरोप के बीच जो ट्रेड डील हुई है, उससे तगड़ा जवाब ट्रंप को और कुछ नहीं हो सकता था। क्योंकि ये ट्रेड डील तब हुई जब ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे। भारत में भी राहुल गांधी जैसे नेता भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे। आज भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसा किया है जो आप सुनेंगे तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन आप देखिए, जिसको राहुल गांधी डेड इकोनॉमी बता रहे थे, उसके साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन कर रहे हैं 27 देश। डेड इकोनॉमी के साथ करता है कोई क्या? लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका ने इस डील को लेकर कैसे यूरोप को कोसा है वो बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि आंकड़ों के लिहाज से इस डील का दायरा कितना बड़ा है। यह डील करीब करीब 200 करोड़ लोगों को कवर करती है। भारत और ईयू ग्लोबल इकोनॉमी का 25% और ग्लोबल ट्रेड का 1/3 हिस्सा कवर करते हैं। इस डील से यूरोप की मार्केट में भारत के 99% एक्सपोर्ट को कम टैक्स या बिना टैक्स के एक्सेस मिल जाएगा। ईयू यानी यूरोपीय यूनियन के 144 सब सेक्टर्स हैं, जैसे आईटी, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, इसका एक्सेस भी भारत को मिलेगा। समझौते के लागू होने के पहले 3 दिन से 3 लाख करोड़ के भारतीय एक्सपोर्ट पर टैरिफ को 10% से घटाकर 0 कर दिया जाएगा। रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को ईयू के 13,50,000 करोड़ के सेफ फंड का भी फायदा मिलेगा। और इसमें एक बात और याद रखिए कि यह डील जिनके बीच हो रही है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी के बीच डील हो रही है। इस डील से भारत में निवेश बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा। यानी भारत की इकोनॉमी जो ऑलरेडी रॉकेट बनी हुई है, उसको और पंप मिलेगा बॉस। क्या क्या सस्ता हो जाएगा, क्या क्या फायदा आपको होगा, ये आगे बताऊं। लेकिन आप इस ट्रेड डील को लेकर यूरोप के नेताओं का रिएक्शन देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। ऐसा नहीं है कि खाली भारत को फायदा हो रहा, उनको भी पता है कि भारत ही दुनिया में एक उम्मीद की तरह है। आप यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष को सुनिए, वो इस डील को लेकर इतनी उत्सुक थी कि उन्होंने मकर संक्रांति का जिक्र करते हुए इस डील की टाइमिंग को बहुत शुभ बता दिया। सुनिए एक बार। We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. And this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies. Two giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. 2 weeks ago, India marked Makar Sankranti. It's the beginning of Uttarayan, the sun's northward journey.
from darkness to light, from stillness to growth, from what was to what can be. And that is what makes our summit so unique and timely. The time is right for renewal. यानी यूरोपियन यूनियन के नेताओं के लिए न सिर्फ ये एक डील है, बल्कि ट्रंप के खिलाफ उनकी भी महाजीत, क्योंकि ट्रंप तो यही समझ रहे थे कि उनके बिना यूरोप का काम ही नहीं चल सकता। ट्रंप तो अपनी सनक में इतना आगे बढ़ गए कि यूरोप को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। कह रहे थे कि ग्रीनलैंड कब्जा लूंगा, धमकी दे रहे थे। यूरोप को इस मुश्किल वक्त में भारत का सहारा मिला। भारत से डील लॉक करके यूरोप ने बता दिया कि उसने अपने विकल्प खुले रखे। ट्रंप बार बार यूरोप को टैरिफ से डरा रहे थे, लेकिन यूरोप ने ट्रंप के टैरिफ का लोड ही नहीं लिया। ट्रंप तो यह चाह रहे थे कि यूरोपीय देश भी भारत पर टैरिफ लगा दें। यूरोप के देशों ने उल्टे भारत से सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके ट्रंप को बता दिया कि यूरोप ट्रंप के इशारे पर नहीं चलेगा। इसके साथ ही यूरोप ने ट्रंप के डर से चीन की तरफ जा रहे देशों को भी संकेत दे दिया कि भारत कहीं ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर है। और आप याद कीजिए कि हमने आपको जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था भारत पर, उसी वक्त पाठशाला में बताया था कि नरेंद्र मोदी सिर्फ कहते नहीं है, वो आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। हमने आपको तब के पाठशाला के एपिसोड में बताया था कि नरेंद्र मोदी अलग अलग दरवाजे भारत के लिए कैसे खुल सकते हैं, उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। और उसी का नतीजा है आज ये डील। और इसलिए आप देखिए कि भारत और ईयू की इस डील से अमेरिका बुरी तरह चिढ़ गया। भाई उसको ऐसी आग लग गई, वो अपनी बौखलाहट छिपा नहीं पा रहा है, पैर पटक रहा है। अमेरिका इस डील के लिए यूरोप को कोस रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि ऐसी डील करके यूरोप अपने ही खिलाफ युद्ध को फंड कर रहा है। यानी अमेरिका खुद को खुद एक्सपोज भी कर रहा है इस भन्नाहट में, इस झन्नाहट में। तुम खुद कह रहे हो ना कि वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहां आता है उसका रिफाइंड वर्जन यूरोपीय देश भी खरीदते हैं, तो उन पे क्यों नहीं टैरिफ लगाए थे तुम? खाली भारत पे क्यों लगाए? अमेरिका ठीक उसी टोन में बात कर रहा है जैसा वो चीन और भारत की दोस्ती को देखकर कर रहा था। जब पिछले साल पीएम मोदी चीन गए तो अमेरिका इसी तरह भारत पर हमले कर रहा था कि चीन तो दुश्मन है, भारत उससे हाथ मिला रहा है। इसी तर्ज पर अब अमेरिका यूरोप की खिंचाई कर रहा है। देखिए, अमेरिका इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि ऐसी ही डील ट्रंप को भारत के साथ करनी थी, जिसके जरिए वो अमेरिका में ये डंका पीटते कि देखो मैंने भारत जैसे बड़े बाजार को अपनी डील में कवर कर लिया। लेकिन वो अपनी सनक और हनक में ऐसा कर नहीं पाए। अमेरिका से ट्रेड डील होने से पहले यूरोप से भारत की डील हो गई। आप सुनिए इस डील पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कैसे इशारों में ही लेकिन अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में आज हमने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, इंडो पैसिफिक सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मल्टीलेटरलिज्म और इंटरनेशनल नॉर्म्स का सम्मान हमारी साझी प्राथमिकता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात की, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने जूते की नोक पे रखा हुआ, और वहीं से मैसेज दे दिया कि हमारे लिए इंटरनेशनल नॉर्म्स मायने रखता, हमारे लिए दूसरे देश भी मायने रखते हैं। हम अमेरिका की तरह नहीं है कि खाली अपना 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 देख लिया। आप यह भी देखिए कि भारत ने ईयू के साथ डील करके कैसे बांग्लादेश के साथ भी खेल किया है। दरअसल अभी बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूरोप में बहुत ज्यादा यूरोप में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। लेकिन अब भारत के प्रोडक्ट्स जब बिना टैक्स के यूरोप के मार्केट में एंट्री मारेंगे तो बांग्लादेश के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। अभी यूरोप में भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर 12 से 16% का टैरिफ लगता है, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए टैरिफ से बच जाते हैं। लेकिन अब भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी कंपटीशन की रेस में आ जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 64,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 3 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। साफ है कि जब यूरोप में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उससे बांग्लादेश जैसे देशों को सीधा नुकसान होगा, और बांग्लादेश की इकोनॉमी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उसमें भी पेच ये है कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ज्यादातर रॉ मटेरियल भारत से आता है। बांग्लादेश के पास सस्ती लेबर है, भारत से अच्छा और सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाता है। लेकिन अभी बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उथल पुथल मची हुई। बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि भारत के ड्यूटी फ्री कॉटन की वजह से
उनकी डोमेस्टिक मार्केट तबाह हो रही है। बांग्लादेश के टेक्सटाइल मिलर्स का दावा है कि उनके पास करीब 10,000 करोड़ रुपए की कीमत का स्टॉक पड़ा है जो बिक नहीं रहा। बांग्लादेश में 50 मिल बंद हो गई। गैस शॉर्टेज की वजह से दिक्कत हो रही है, जिस वजह से बांग्लादेश के मिल मालिक देशव्यापी हड़ताल की धमकी दे रहे हैं वहां पर, और इस वजह से बांग्लादेश के 10 लाख वर्कर्स पर असर पड़ेगा। और खेल कर लो कट्टरपंथी, एक डील से देखिए कितनों का तेल निकल रहा है। मदर ऑफ ऑल डील से यूरोप और भारत की मार्केट गदगद है। मार्केट प्लेयर इस डील को लेकर बहुत पॉजिटिव है। इस डील का क्या असर होगा उसको लेकर रुझान आने शुरू हो गए। आज ही फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडियाज की बिजनेस सेंटिमेंट सर्वे 2026 की रिपोर्ट आई। सर्वे में 95% यूरोपीय कंपनियों ने माना है कि वो अगले 5 साल में भारत में अपना कारोबार बढ़ाने वाले हैं। सर्वे में 90% कंपनियों ने कहा कि भारत में उनका कारोबार प्रॉफिट में चल रहा है। सर्वे में 78% कंपनियों ने भारत में नौकरियां बढ़ने की बात कही है। 120 यूरोपीय कंपनियों पर यह सर्वे किया गया था। इसमें ऑटोमोटिव, एनर्जी, डिजिटल एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनियां शामिल थी। यानी भारत में नौकरियां बढ़ेंगी, भारत में लोगों का निवेश बढ़ेगा, कंपनियों का निवेश बढ़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की इकोनॉमी जो दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सोचिए उसकी गति और कितनी तेज होगी। भारत ईयू की डील से किस राज्य को, किस सेक्टर में फायदा होगा वो भी आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ राज्यों को फायदा होगा। इस डील से भारत को 6,40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का बूस्ट मिलेगा। कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न, आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग का सामान, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, रबर, स्पोर्ट्स गुड्स, एग्री प्रोडक्ट्स, इन सब सेक्टर में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इस डील से भारत के इंजीनियरिंग गुड्स को $2 ट्रिलियन वाली इंडस्ट्रियल मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। इससे महाराष्ट्र का फायदा, कर्नाटक का फायदा, आंध्र प्रदेश का फायदा, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों को बड़ा फायदा होगा। इसी तरह लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री को फायदा होगा। तो यूरोपीय मार्केट में भारत के लेदर फुटवेयर पर 17% का जो अभी टैरिफ लगता है, उसके हटने या कम होने से लेदर इंडस्ट्री को यूरोप की $100 बिलियन यानी 9 लाख करोड़ रुपए वाली इंडस्ट्री का एक्सेस मिल जाएगा। इससे आगरा, कानपुर, कोल्हापुर में जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उन्हें फायदा होगा। इसी तरह जेम्स एंड ज्वेलरी है, उसे यूरोप की $79 बिलियन यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपए की मार्केट का एक्सेस मिलेगा। इससे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के व्यापारियों को फायदा मिलेगा। यानी नरेंद्र मोदी की एक डील, और आप देखिए देश भर के बड़े बड़े व्यापारी, उद्योग जगत, उनको फायदा होगा और उनके अंदर काम करने वाले लोगों को फायदा होगा। भारत ईयू की ट्रेड डील से एक बड़ा असर प्रीमियम और लग्जरी कार मार्केट पर भी पड़ेगा। हमारे यहां बहुत सारे लोग हैं जिनका सपना होता कि BMW खरीद लेते यार, एक मर्सिडीज, लंबोर्गिनी होती, पोर्शे होता, ऑडी जैसी कार में चलते हैं 4 चूड़ी वाली। ये यूरोप की बड़ी बड़ी कार कंपनियां हैं, लेकिन इन लग्जरी गाड़ियों पर अभी 66% से लेकर 125% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। भारत ईयू की ट्रेड डील के लागू होने के बाद यह इंपोर्ट ड्यूटी घटकर 10% हो सकती है। जैसे इटालियन कार मेकर लंबोर्गिनी भारत में बिकने वाली अपनी सारी कारों को इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट ड्यूटी से लंबोर्गिनी की भारत में शुरुआती ही कीमत 3 करोड़ 80 लाख रुपए होती है इस गाड़ी की कीमत। लेकिन अब इंपोर्ट ड्यूटी घटने से भविष्य में कीमतें कम हो जाएंगी। आपको एक एक करके बताता हूं कि ऐसी लग्जरी गाड़ियां कितनी सस्ती हो सकती हैं। जैसे रोल्स रॉयस फैंटम, भाई ये गाड़ी नहीं, अपने आप में स्टेटस का सिंबल है। इसकी कीमत 10 करोड़ 48 लाख रुपए है। जब भारत ईयू की ये डील पूरा असर दिखाएगी तो कहा जा रहा है कि ये 7 करोड़ 33 लाख रुपए में मिलेगी, यानी 3 करोड़ 15 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा बेंटली फ्लाइंग स्पर, कीमत है 5 करोड़ 25 लाख रुपए। डील के बाद ये 3 करोड़ 67 लाख रुपए में मिलेगी, यानी 1 करोड़ 58 लाख रुपए सस्ती। फेरारी प्यूरो सैंग, इसकी कीमत 10 करोड़ 50 लाख रुपए है। डील के बाद ये जो है 7 करोड़ 35 लाख रुपए की मिलेगी, यानी 3 करोड़ 15 लाख रुपए बच जाएंगे। पोर्शे 911 कैरेरा, इसकी कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए है। डील के बाद ये 1 करोड़ 47 लाख रुपए की मिलेगी, इसमें भी 63 लाख रुपए की बचत होगी। ऑडी RS Q8, इसकी कीमत 2 करोड़ 30 लाख रुपए है। डील के बाद ये 1 करोड़ 60 लाख रुपए की मिलेगी, 70 लाख रुपए का फायदा होगा। ये तो एकदम प्रीमियम गाड़ियां बता दिया। इसके अलावा आप देखिए जिन कारों की कीमत कम हो जाएगी उनमें ऑडी RS Q8 है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 30 लाख रुपए है। डील के बाद ये 1 करोड़ 60 लाख रुपए की मिलेगी, 70 लाख रुपए का फायदा। BMW M4 कंपटीशन,
इसकी कीमत 1,55,00,000 रुपए है। डील के बाद ये 1,08,00,000 की मिलेगी, 47 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी। फॉक्सवैगन की गोल्फ GTI, इसकी कीमत है 52 लाख रुपए। डील के बाद ये घट के 36 लाख की हो जाएगी, 16 लाख रुपए सीधा कम हो जाएगी कीमत। स्कोडा ऑक्टिविया VRS, इसकी कीमत 58 लाख रुपए है। डील के बाद ये 40,50,000 की मिलेगी। कहा जा रहा है 17,50,000 इसमें भी बच जाएंगे। तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनमें लाखों की बचत होने लग जाएगी। इन लग्जरी गाड़ियों में एक नाम मर्सिडीज का भी है। हालांकि मर्सिडीज का कहना है कि मर्सिडीज बेंज इंडिया की 90% सेल भारत में बने मॉडल की होती है। सिर्फ 5% सेल यूरोप से इंपोर्ट होने वाले मॉडल्स की होती है। इसलिए अभी निकट भविष्य में कीमतें घटने की उम्मीद नहीं है। यह मर्सिडीज की गाड़ियों के लिए। कंपनी ने कहा कि इस डील से भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। डील से भारत को फायदा होगा, नए बाजारों में अवसर मिलेंगे, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस मेगा डील से यूरोप से आने वाली इंपोर्टेड वाइन, विस्की और बियर भी सस्ते होंगे। अभी भारतीय यूरोपीय वाइन पर करीब 150% टैरिफ लगता है। डील के लागू होने से टैरिफ 120% तक कम हो सकता है। इससे फ्रांस की जानी मानी शैंपेन सस्ती हो जाएगी। इस तरह से स्पिरिट्स पर 150% टैरिफ लगता था, जो घटकर 40% लगेगा। इससे स्वीडिश एब्सोल्यूट वोडका और फ्रांस की ग्रे ग्रूज स्पिरिट सस्ते हो जाएंगे। बियर पर 110% टैरिफ लगता था, जो अब 50% हो जाएगा। इससे बेल्जियन बियर, होगार्डन, डच बियर, हेनिकन सब सस्ते हो जाएंगे। अब इस खुशी में आज ही लगा मत लीजिएगा कि भाई सब सस्ता हो रहा है। लेकिन आप देखिए कि मतलब ये तो चलिए क्या क्या हो रहा है बताना तो आपको बताया, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो भारत की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का रुतबा बढ़ रहा है, भारत का कद बढ़ रहा है और भारत अपने हिसाब से चीजें कर रहा है। क्योंकि भारत ने इस पूरी डील में अपने किसानों के हित से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 17 साल से डील लटकी थी। नरेंद्र मोदी ने जैसे ट्रंप को कहा कि ना बॉस, ये नहीं होगा कि किसानों के साथ समझौता करेंगे, वही EU को भी कह दिया। लेकिन आज की डेट में भारत की इतनी जरूरत है यूरोपीय यूनियन को कि सब तैयार हो गए। लेकिन ऐसे वक्त में भी आप देखिए कि जिस वक्त भारत में सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था, जिस वक्त विदेशी नेता आकर भारत की इकोनॉमी की तारीफ कर रहे थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस यह बताने में लगी थी कि भारत की इकोनॉमी तो डेड है, इकोनॉमिक ग्रोथ का डेटा फर्जी है। आज ही जब नरेंद्र मोदी मदर ऑफ ऑल डील साइन कर रहे थे, आज ही कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत के आर्थिक डेटा पर आप सवाल उठा दिए। यह आरोप लगाया कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के डेटा जो दे रही है वो गलत है। कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक एनुअल रिपोर्ट जारी की जिसका टाइटल था इन इक्वालिटी ऑन द राइज, वेलफेयर इन रिट्रीट, रियल स्टेट ऑफ इकोनॉमी 2026। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, जीडीपी गिर रही है। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या क्या कह रहे थे। ये जो नंबर्स, जो आंकड़े सरकार आपके सामने रख रही है, खास करके जीडीपी के, ये लोगों की जिंदगी से अलग हैं, उनसे विपरीत हैं, उनके अनुभव के विपरीत हैं। यही कारण है या अलग अलग कारण है कि IMF ने भारत के नेशनल अकाउंट्स को C ग्रेड दिया है। आप देखिए बॉस, जिस वक्त भारत ऐतिहासिक डील साइन कर रहा है, उस वक्त कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगा रही है कि अरे ये तो डेटा ही गड़बड़ है। सोच रहे हैं आप, कोई ऐसा करता है कि इधर डील साइन होने वाली है और आप ये दिमाग में किसी के भर रहे हैं कि अरे ये क्या साइन कर रहे हो, तो सब गड़बड़ मामला है। और यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं जो जिनके साथ आज डील हो रही है, वो सब मूर्ख हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आता। इन्हीं को सब समझ में आ रहा है। इस देश के लोगों को नहीं समझ में आता जो नरेंद्र मोदी को चुन रहे हैं, इनको समझ में आता है। ये हाल है कांग्रेस का। एक तरफ ऐसे समय में ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस समय दूसरे देशों के नेता ट्रेड डील करने भारत आए हुए, जिस समय भारत की आर्थिक ताकत का लोहा दुनिया मान रही है। दूसरे देशों के नेता खुलकर भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत के साथ रिश्तों में गर्व महसूस कर रहे हैं। आज भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जब डील हुई तो सब लोग उस वक्त हैरान रह गए जब यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने अचानक अपनी जेब से कार्ड निकाल दिया और कहने लगे कि मेरा तो भारत के साथ कनेक्शन है, परिवार का गोवा से कनेक्शन है, क्योंकि उनके पिता का जन्म गोवा में हुआ था। कोस्टा ने कहा कि वो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो एक ओवरसीज इंडियन सिटीजन है। आप देख रहे हैं नए भारत की ताकत, लोगों को अपने आप को भारतीय बताने में गर्व महसूस होता है। देखिए वहां क्या हुआ है। I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen.
then, as you can imagine, for me, it has a special meaning. I'm very proud of my roots in Goa, where my father's family came from, and the connection between. तो भारत ने एक और मील का पत्थर जो है वो हासिल कर लिया है। मदर ऑफ ऑल डील्स साइन हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक नई चुनौती भी सामने खड़ी है, और वो चुनौती घर के अंदर है। इच्छा मृत्यु से लेकर सड़क पर भयंकर बवाल तक यूजीसी के नए नियम पर महासंग्राम छिड़ रहा है। पीएम मोदी क्या नियम बदल देंगे? कुमार विश्वास से लेकर साधु संत, छात्र, पब्लिक, सवर्णों को टारगेट करने वाले यूजीसी नियम के खिलाफ कौन कौन आ गया? यूजीसी के नए कानून को लेकर ऐसा गुस्सा बीजेपी के नेताओं के साथ अब वो हो रहा जो किसी ने सोचा ना था। अब इसका चैप्टर देखिए। यूजीसी के मामले में कल तक जो भयंकर बवाल चल रहा था वो आज की डेट में ऐसा बवंडर बन चुका है जो अब किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। कल हमने पाठशाला में इसके डिटेल के बारे में आपको बताया कि कैसे ये नियम सामान्य वर्ग के बच्चों के भविष्य का एक तरीके से गुड़गोबर कर देगा, उसको खतरे में डाल देगा, तबाह कर देने जैसा है। और यह भी बताया था कि जो नरेंद्र मोदी हिंदू एकता की बात करते हैं वो कभी ऐसा होने नहीं देंगे। यह उम्मीद है उनसे, क्योंकि यह नियम हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटीज में जाति के विभाजन को और बढ़ाने वाले और सामान्य वर्ग को टारगेट करने वाले लग रहे हैं। पाठशाला में हमने जो आवाज उठाई उसका असर आप देखिए कि यूजीसी ने इस पर मीटिंग की है। पहली बार सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर चुप्पी तोड़ी गई है। सरकार की तरफ से जनरल कैटेगरी को क्या भरोसा दिया गया? सरकार की तरफ से आज जो बात कही गई, क्या वो बात सामान्य वर्ग के लोगों के गुस्से को सिर्फ ठंडा कर पाएगी? क्या जनरल कैटेगरी सरकार की इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? क्या सरकार इस नियम में बदलाव के बारे में सोच रही है? इस सब के बारे में आज आपको बताऊंगा। लेकिन इस मामले में क्लियर कट जो दिख रहा है वो ये कि जितना ही सरकार चुप रह रही है, सामान्य वर्ग का गुस्सा बढ़ रहा है, और वो बहुत जेन्युइन बात है। अगर इसी तरह से गुस्सा बढ़ता रहा तो फिर इसके कई बड़े खतरे हैं। आप देखिए कि पहले सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, फिर कल तक छिटपुट प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन अब शहर शहर, कस्बों कस्बों में इसका विरोध शुरू हो गया। सामान्य वर्ग के लोग इसे काला कानून बता रहे हैं। यूजीसी के मामले में आज ये स्थिति बन गई है कि देश के अलग अलग राज्यों में विरोध हो रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। लोग सरकार से यूजीसी के नए नियम वापस लेने की मांग कर रहे हैं, या फिर उसमें सामान्य वर्ग को सुरक्षा देते हुए संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। आप देखिए कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध किस लेवल तक पहुंच गया। सड़कों पर भयंकर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। बीजेपी के अंदर विरोध के सुर उठने लगे हैं। साधु संत विरोध में उतर आए हैं। विरोध में इच्छा मृत्यु की मांग हो रही है। सरकार को चेतावनी दी जा रही है। विरोध में इस्तीफों का दौर चल रहा है। गानों के जरिए भी विरोध किया जा रहा है। कह रहे हैं बीजेपी के अंदर कैसे इसको लेकर बवाल मचा है, आज आपको सब डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले इसकी एक झलक देखिए। यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। क्या जनरल सवर्ण के लोग, क्या एसटी एससी ओबीसी पे अत्याचार, सवर्ण छात्रों को अभी से अपराधी घोषित कर दिया गया है। ये कानून हमें उस अंग्रेजी शासन की याद दिलाता है जिसमें हमारे भाइयों को बांटा गया। यूजीसी के नए नियमों को लेकर कैसे कोहराम मचा हुआ है वो आप देखिए कि जो बात सोशल मीडिया से शुरू हुई थी वो अब सड़कों पर जबरदस्त तरीके से दिख रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग फांदकर यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंचे। आप देखिए कि प्रदर्शन करने वालों में एबीवीपी और इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल थे, जबकि इनकी मुख्य पार्टियां यानी ना तो बीजेपी ना कांग्रेस इस पर खुलकर बोल रही हैं, लेकिन छात्र इकाइयां विरोध कर रही हैं। इस प्रदर्शन के दौरान काला कानून वापस लो के नारे लगाए गए। इसी तरह से ग्रेटर नोएडा में भी यूजीसी के नए नियमों के विरोध में करणी सेना ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कई किसान संगठन और सवर्ण समाज के संगठन शामिल हैं।
कुशीनगर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि यूजीसी के नए नियम समाज के एक बड़े वर्ग के हितों के खिलाफ हैं। अलीगढ़ में यूजीसी के विरोध में राष्ट्रवादी छात्र संगठन ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी का पुतला फूंका। राष्ट्रवादी छात्र संगठन ने 2027 में चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। यूपी के सोनभद्र में भी यूजीसी के नए नियम के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी हुई। एक युवक ने खून से लिखा पत्र जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम से सौंप दिया। कानपुर में सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर डीएम ऑफिस के बाहर पहुंच गए। भाई, जोरदार नारेबाजी हुई है। गाजियाबाद में करनी सेना और सवर्ण समाज के लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, यूजीसी नियमों में बदलाव की मांग की। मिर्जापुर में गिनते जाइए बॉस, कहां प्रदर्शन नहीं हो रहा है। मिर्जापुर में सवर्ण आर्मी और करनी सेना ने प्रदर्शन किया। जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर एक्शन नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाए। सुनिए एक बार पब्लिक क्या कह रही है, फिर आपको बताता हूं कि सरकार क्या कर रही है। और सब सोच लेकर जाएंगे कि या तो एक काला कानून वापस हो, अन्यथा बहुत जल्द अगले माह के अंदर दिल्ली कूच करेंगे और संसद का घेराव करेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ जाए, तब तक ये काला कानून सरकार वापस नहीं लेगी। यदि यूजीसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं इस कानून में संशोधन करने के लिए, यदि उस कानून में संशोधन नहीं होता है तो परशुराम का फरसा भी उठेगा और क्षत्रियों का तलवार भी उठेगा और सड़क पे नंगा नाच किया जाएगा। हमारे सवर्ण समाज के जो युवा है, जो विद्यालयों में पढ़ने जा रहे हैं, उन पर एक इस तरीके का सुनियोजित प्लानिंग करके उनको शिक्षा से दूर करने का कुंठित प्रयास किया जा रहा है। और जो कि ये 2012 में एससी समुदाय को सिर्फ उसमें रखा गया था, जिसमें ओबीसी को सम्मिलित करते हुए सवर्णों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है। एक तरफ ये सरकार समानता की बात करती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है। यानी सवर्ण समाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और यह बवाल सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहा। आप देखिए कि इधर दिल्ली में छात्र संगठनों ने यूजीसी के हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद वहां की सुरक्षा सुबह से बढ़ा दी गई। पुलिस के रोकने के बाद भी कई छात्र हाथों में तख्तियां लेकर यूजीसी हेडक्वार्टर के गेट पर पहुंचे और नारेबाजी की। दूसरी जगहों पर कैसे विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं उसकी तस्वीरें आगे दिखाऊंगा, लेकिन यह भी देख लीजिए कि यूजीसी के नए नियमों के विरोध में अब संत समाज भी सामने आ रहा है। जगाचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि नए नियमों से रक्तपात बढ़ेगा, इसे फौरन वापस लिया जाना चाहिए। सुनिए क्या बड़े बड़े संत क्या कहने लगे हैं अब इसको लेकर। या तो यूजीसी के नए नियमावली को आप वापस करिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करिए, क्योंकि यूजीसी की नई नियमावली से देश के 35% सवर्णों के बच्चों को बेगुनाह होने पर भी फंसाया जाएगा। कोई झूठा आरोप लगाएगा तो भी उसको पता लगने पर भी कि झूठा आरोप लगाया है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिससे रक्तपात बढ़ेगा, बेगुनाहों का हत्याएं हो सकती है और जब न्याय नहीं मिलेगा, झूठा आरोप लगाएंगे। नेपाल या बांग्लादेश की स्थिति भारत में न निर्मित हो, ये छात्र आक्रांता ना हो, इनके साथ न्याय हो, इसलिए तत्काल यूजीसी के इस एक्ट को समाप्त करें। इसी तरह से यूजीसी के नए नियमों के विरोध में कवि कुमार विश्वास भी आ गए। कुमार विश्वास ने एक कविता के जरिए यूजीसी के नियमों का विरोध किया। कुमार विश्वास ने स्वर्गीय रमेश रंजन की एक कविता शेयर की जो कुछ इस तरह थी कि चाहे तिल लो या ताड़ लो, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राय लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। यानी हर कोई अब विरोध करने लगा है। साधु संत महंत कथावाचक सब इस मामले में उतर गए हैं, लेकिन खुद बीजेपी के अंदर कैसे बवाल मचा है, बीजेपी के नेताओं के साथ क्या क्या हो रहा है, वो भी आज आपको दिखाएं। पहले देखिए कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। वाराणसी में छात्रों ने कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचकर नारेबाजी की। वाराणसी के छात्र क्या कह रहे हैं एक बार वो भी सुनिए। एससी एसटी या ओबीसी ने क्या इस कानून की डिमांड की? क्या जनरल सवर्ण के लोग क्या एसटी एससी ओबीसी पे अत्याचार कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है तो आप जांच करते, जांच के बाद कानून लाते। हकीकत यह है कि 27 में चुनाव आने वाला है, इन्होंने कभी रोजगार नहीं दिया, महंगाई कम नहीं की, शिक्षा के प्रति कुछ नहीं किया। अब चुनाव आने वाला है, इसलिए ये कार्यक्रम चल रहा है। विद्यार्थी को विद्यार्थी रहने दो ना, उनको क्यों आप जाति का पाठ पढ़ा रहे हो? हमारा जब एक तरफ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करके आप आए थे और आप यहाँ पे विश्वासघात करना स्टार्ट कर दिए। सभी सवर्ण छात्रों को अभी से ही अपराधी घोषित कर दिया गया है और हम लोग
आने वाली पीढ़ी के नस्लों को भविष्य के लिए अपना वर्तमान खतरे में डालने के लिए तैयार है। जो राजपूत ब्राह्मण सवर्ण समाज अपना हथियार रख चुका था, आप मजबूर करें हथियार उठाने के। ये कानून हमें उस अंग्रेजी शासन की याद दिलाता है जिसमें हमारे भाइयों को बांटा गया और अखंड भारत को तोड़ा गया। दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार, मध्य प्रदेश तक इन नए नियमों का विरोध हो रहा है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में मध्य प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं। भोपाल में जनरल कैटेगरी के लोग सड़क पर दिखे। इंदौर में भी यूजीसी के नए नियमों के विरोध में छात्र सड़क पर उतरे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में करणी सेना और छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और यूजीसी का पुतला फूका। करणी सेना ने 1 फरवरी को मध्य प्रदेश बंद का भी ऐलान किया। देश भर में यह चल रहा है, बीजेपी को दिख नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो ये प्रदर्शन जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है इसको समझ नहीं पा रही है। उधर पटना में भी यूजीसी के नए नियमों ने हंगामा मचा रखा है। नए नियमों के लागू होने से कॉलेज कैंपस में क्या क्या बदल जाएगा इसकी चर्चा हो रही है। पटना के छात्र क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार। जो जहां पर जिसका ज्यादा आबादी रहता है, ठीक है ना, वो हल्का फुल्का भेदभाव होता है, ये हम मानने में कोई गुरेज नहीं है, ठीक है ना, होता है। और इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इसमें जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जब उनके साथ शोषण होगा तो वो किसके पास कंप्लेन करेंगे, किसके पास कंप्लेन करेंगे, ये भी मुद्दा है। हम जब भी दोस्ती करते तो कभी आपस में कभी जाति ये सब पूछते नहीं थे। पता भी नहीं चला कि मेरा दोस्त कौन सा जाति का है, ना कभी मैंने उससे कभी पूछा, है ना। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये कानून आने से समान वर्ग के जो छात्र रहेंगे, है ना, वो थोड़ा सा दोस्ती करने में या फिर कुछ बोलने से, है ना, परहेज करेंगे या फिर सोचेंगे। ये मेरे दोस्त है, दोनों जनरल से आते हैं और हम ओबीसी से आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी भेदभाव, रहन सहन, साथ में हम लोग बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन ये यूजीसी बिल आने के बाद थोड़ा हो सकता है इन लोगों के भी मन में आएगा मेरे प्रति कि आगे चल के कुछ होगा तो हम इसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, इसका मिसयूज किया जाएगा फ्यूचर में। आप देख रहे हैं जो बात हमने पाठशाला में कही थी वही छात्रों के अंदर उठ रही है कि भाई सामान्य वर्ग के छात्र जो है वो अब थोड़ा दूरी रखेंगे कि भाई पता नहीं कल को क्या हो जाए। ओबीसी वाले को लगेगा कि पता नहीं मेरा दोस्त मुझ पे विश्वास करता है कि नहीं करता है। आप कर क्या रहे हैं बॉस? छात्रों के बीच में ये दूरी बढ़ा रहे हैं न्याय के नाम पर। ये कौन सा न्याय है? और दो ही चीज तो कही जा रही है कि जनरल कैटेगरी को भी शामिल कीजिए कि उसके साथ भी गलत हो सकता है, और जो भी झूठी शिकायत करे उसके खिलाफ कोई सजा का प्रावधान कीजिए, चाहे कोई करे, ओबीसी वाला करे या जनरल वाला करे, दोनों को सजा दीजिए। इसमें क्या ऐसी तूफानी चीज मांग ली गई है जो मौजूदा सरकार को समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये कर देना चाहिए तुरंत। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में खाली पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, बीजेपी के नेता भी यूजीसी के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं। प्रयागराज में बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी सरकार के विरोध में सड़क पर उतर गए। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री शिवम मिश्रा ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कानून वापस नहीं लिया तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। यूपी के ही बदायूं में बीजेपी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने सवर्ण समाज के लोगों के साथ मिलकर जागरूकता रैली निकाली, नारेबाजी की। बीजेपी के नेता अलग अलग तरीके से नए नियमों से का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के साथ वो हो रहा है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। ये रायबरेली की तस्वीर देखिए जहां बीजेपी नेता रमेश बहादुर सिंह और गोरक्षा दल अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने बीजेपी के सवर्ण समाज के नेताओं को चूड़ियां भेजी। इन दोनों ने बीजेपी के सवर्ण नेताओं को चूड़ियां भेजकर अपना विरोध दर्ज कराया। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस्तीफा भी दे रहे हैं। कल लखनऊ मंडल में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया था। आज भी इस्तीफों का दौर जारी रहा। रायबरेली में बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया। श्याम सुंदर त्रिपाठी ने कहा कि नए नियम घातक और विभाजनकारी हैं। मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दिया है। आगरा में बीजेपी नेता जगदीश पचौरी ने खून से पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी, सरकार से नए नियमों पर फिर से विचार करने की अपील की। यानी आप देखिए कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध अलग लेवल पर जा रहा है। कोई खून से चिट्ठी लिख रहा है, कोई इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। एक तरफ यह बवाल चल रहा है, दूसरी तरफ सरकार है जिसने पहली बार इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान दिया है। सरकार की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया यह है उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। सुनिए एक बात। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा
और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री भरोसा तो दे रहे हैं कि भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह भेदभाव कैसे नहीं होने दिया जाएगा। क्या सरकार नियम बदलने जा रही है? क्या सरकार नियम में कुछ ऐड करने जा रही है, कुछ हटाने जा रही है? यह उन्होंने नहीं बताया, बस कहा कि भेदभाव नहीं होने देंगे। लोग साफ साफ कह रहे हैं कि या तो नियम को वापस लो या फिर संशोधन कीजिए। मौजूदा नियम में भेदभाव नहीं होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो या तो फिर मान के चलें कि शिक्षा मंत्री इशारा कर रहे हैं कि भाई इसमें चेंजेस होगी, और सामान्य वर्ग को यह चिंता ना रहे कि इन नियमों की आड़ में उनके बच्चों का भविष्य और करियर तबाह करने वाले खेल यूनिवर्सिटी और कॉलेज में चलेंगे। यह तो तभी सुनिश्चित हो सकता है जब बदलाव हो। यूजीसी के नए नियमों में सामान्य वर्ग के लोगों को जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि यूजीसी के नए नियम में सेक्शन 3C में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा बताई गई। SC, ST, OBC, महिलाएं, दिव्यांग शामिल हैं। जनरल कैटेगरी को पीड़ित माना ही नहीं है। जनरल कैटेगरी को सिर्फ आरोपी माना जा सकता है। झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं है। 24 घंटे में कार्रवाई के नियम का गलत इस्तेमाल होने की आशंका है। इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है। कमेटी के फैसले एक तरफा होने की आशंका बढ़ जाती है। कॉलेज या संस्थान का हेड ही सजा पर फैसला लेगा। नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट और मान्यता रद्द करने का प्रावधान है। ऐसे में सजा के डर से कॉलेज सही फैसला ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, यह सवाल है। नए नियमों पर यूजीसी एक्ट 1956 के दायरे से बाहर होने का आरोप है। यूजीसी एक्ट एकेडमिक मानकों तक सीमित है। इसमें जातीय भेदभाव या उत्पीड़न पर नियम बनाने की बात ही नहीं है। नए नियमों के विरोध का मुख्य मुद्दा ही यह है कि इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया। जनरल कैटेगरी के छात्रों को शिकायत का अधिकार, उससे सिर्फ आरोपी की तरफ देखा जाएगा, यह आरोप लग रहा है। कई दिनों के विरोध के बाद अब ऐसा होने लगा कि बीजेपी के कुछ एक सांसद भी बोल रहे हैं कि यह गलत हो रहा है। विरोध का एक बड़ा कारण यह है कि फर्जी शिकायत करने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं, जबकि जब नियमों का ड्राफ्ट बना था तो उसमें फर्जी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान था। शिकायत गलत साबित होती है तो शिकायतकर्ता पर फाइन और अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान था ड्राफ्ट में, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट में इस फर्जी शिकायत पर सजा का प्रावधान हटा दिया गया। क्यों भाई? यूजीसी के नए नियम लाने के पीछे एक तर्क यह दिया गया था कि SC, ST वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव 118% बढ़ गया है। 118% बढ़ना सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप देश में मौजूद कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ इसकी तुलना करेंगे तो तस्वीर अलग है। देखिए, कोई ये नहीं कह रहा कि SC, ST वर्ग या OBC वर्ग के जो भाई बहन हैं उनको प्रोटेक्शन ना मिले, ये कोई नहीं कह रहा। लेकिन क्या रियलिटी है और उसमें क्या जनरल कैटेगरी नहीं होना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए, यह सवाल है। 2019 से 2024 के बीच अगर आप देखेंगे, जो SC, ST से भेदभाव की शिकायत है, भेदभाव की शिकायत वो कितनी मिली भाई? उसकी संख्या कितनी है कॉलेजेस में जो मिली है? उसकी संख्या है 1160 शिकायत मिली, ठीक है। और ये सारी शिकायतें कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में सामने आई? यूनिवर्सिटी है 704 और कॉलेज हैं 1553। यानी अगर आप देखें तो 5 साल में कुल 2257 कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2257 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 1160 शिकायत आई है। अगर आप औसत निकालिएगा तो 5 साल में प्रति कॉलेज एक शिकायत भी नहीं आई है बॉस, एक शिकायत भी नहीं। और यह वहां पर है जहां पर SC, ST के हितों की रक्षा के लिए कमिटीज बनी हुई। 5 साल में पर कॉलेज एक शिकायत भी नहीं है। तो फिर आपने किस आधार पर यह मान लिया बॉस कि जनरल कैटेगरी वाले जो है उसको वही प्रताड़ित कर रहा है और उसको प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सारे प्रोटेक्शन की जरूरत SC, ST, OBC को है। लेकिन जिस तरह से OBC को भी इसमें रख दिया गया है उसने विवाद को ज्यादा भड़का दिया। आप देखिए कि किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पर सवाल उठा दिया कि OBC को इसमें रखा क्यों? इससे तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज के कैंपस में झगड़ा और बढ़ जाएगा। मोदी सरकार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए यूजीसी के नए नियमों को लेकर जिस तरह से बातें की जा रही हैं उस पर सरकार जल्दी ही बड़ा कदम भी उठा सकती है, कहा जा रहा है।
कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जल्दी ही यूजीसी के नए नियमों के बारे में पब्लिक को डिटेल जानकारी देगी। सरकार का मानना है कि बजट सत्र से पहले विपक्ष इस मुद्दे पर सामान्य वर्ग को गुमराह कर रहा है। सरकार का यह भी कहना है कि नए नियमों का किसी भी तरह का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूजीसी की तरफ से भी नए नियमों को लेकर स्पष्टीकरण दिया जा सकता है, जिससे नए नियमों को लेकर जो गलतफहमी फैलाई जा रही है उसे दूर किया जा सके। अब सवाल यह है कि ये जो स्पष्टीकरण यूजीसी को देना है, उसके लिए यूजीसी कोई मुहूर्त देख रहा है क्या? सरकार को अगर लगता है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है तो उनके लोग आके सच्चाई क्यों नहीं बता देते कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है? मामला सुप्रीम कोर्ट तक में चला गया और आप कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है। ये इतने सारे लोग सब गुमराह हो रहे हैं, तो आप गुमराह होने क्यों दे रहे हैं? सरकार को गंभीरता से इस बात को समझना चाहिए कि जैसे कांग्रेस ने यह मान लिया था कि अरे मुस्लिम वोट मेरे से कहां जाएगा, वैसे ही अगर बीजेपी ये माने बैठी है कि अरे अपर कास्ट का वोट कहां से जाएगा, सामान्य वर्ग का वोट कहां से मेरे पास से चला जाएगा, तो ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। और वोट की भी बात नहीं है, ये न्याय की बात है जो सबको मिलना चाहिए। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। भिखारी पाकिस्तान को बड़ा झटका। पीएम मोदी की 3 घंटे वाली सीक्रेट मीटिंग ने मुनीर शहबाज की कमर कैसे तोड़ दी? पैसे के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कौन सा धोखा दे दिया कि हर जगह थू-थू हो रही है? अब इसका चैप्टर। सबसे पहले बात पीएम मोदी की जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, उसके बारे में बात करता हूं। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ तो बात चल रही थी कि पाकिस्तान की जो खस्ता हालत है उसमें वो अपनी एयरलाइन और दूसरी सरकारी कंपनियां बेचने पे तुला हुआ है। मुनीर और शहबाज को लग रहा था कि उसके एयरपोर्ट को यूएई खरीद लेगा, लेकिन दिल्ली में पीएम मोदी से सिर्फ 3 घंटे की मुलाकात के बाद जब यूएई के राष्ट्रपति वापस लौटे तो यूएई ने साफ कह दिया कि हमको पाकिस्तान का एयरपोर्ट नहीं चाहिए। दरअसल अगस्त 2025 में यूएई और पाकिस्तान के बीच इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऑपरेशन को आउटसोर्स करने की डील हुई। इस डील के तहत इस्लामाबाद एयरपोर्ट का पूरा मैनेजमेंट यूएई को सौंपा जाना था। पाकिस्तान में इस डील को गंभीर आर्थिक संकट के बीच बड़े निवेश और एक्सपर्टीज का सौदा माना जा रहा था, लेकिन अब यूएई ने इस डील से पूरी तरह किनारा कर लिया है, जो भिखारी पाकिस्तान पर यूएई के घटते भरोसे को भी दिखाता है। यूएई के साथ इस डील के कैंसिल होने पर पूरे पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि जिस दिन यूएई के राष्ट्रपति पीएम मोदी से मिलकर गए उसी दिन पाकिस्तान के साथ खेला हो। सुनिए कैसे पाकिस्तान की पब्लिक और मीडिया अपनी ही सरकार को कोस रही है।